Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video, I am going to discuss with the electronic signature certificate as well the penalties and compensation provisions relating to the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जैसे कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने पहली वीडियो में काफ़ी हद तक आपको डिस्कस किया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 35 टू सेक्शन 39 ऑफ द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 39 तक चैप्टर 7 जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करता है। If you talk about the electronic signature certificate that is discussed under section 35, section 35 says that certifying authority to issue the electronic signature certificate, ये certifying authority की ड्यूटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करे। इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। If you talk about the section 35, it says that certifying authority to issue the electronic signature certificate by following procedure must be obtained in order to issue the इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट करे इश्यू किया जाए, इसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, दैट इज एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोसीजर आपको बताया गया है, आपको उस प्रोसीजर को पहले उसके संबंध में आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फॉर द इश्यूएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके अंदर ये कहा जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाए, और वो जो एप्लीकेशन होगी डैट मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है। सेकंड वन इज एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय ए प्रेस्क्राइब फी। वो ये जो एप्लीकेशन होगी इसके साथ में जो प्री प्रेस्क्राइब की जा रही है इसके संबंध में, वो आपको फीस भरनी पड़ेगी। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट इज डिस्कसिंग दैट एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफाइंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट दी जाएगी। वेयर नो सच स्टेटमेंट, जब ये वो स्टेटमेंट आप नहीं देते हैं, ए स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पार्टिकुलर्स जो ऐसे कि स्पेसिफाई की गई, तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे उस पार्टिकुलर्स को आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो उसके जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी, और वो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। और उसी फॉर्म के साथ वो आपको एक प्रेस्क्राइब फी जो उसके संबंध में बताई गई है, वो फी आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि उसके संबंध में, जैसे मैंने आपको बताया, सर्टिफाइंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट यदि आप नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पार्टिकुलर्स उसके संबंध में दिए गए हैं, वो पार्टिकुलर्स आपको फिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एन एप्लीकेशन। जैसे ही वो एप्लीकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी तक पहुंचेगी, तो ऑन रिसिप्ट इन सच एन एप्लीकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जो भी आपने सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट दी है उसको कंसीडर करते हुए, या जो स्टेटमेंट आपने पार्टिकुलर्स फिल करे हैं उसको समझते हुए, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करेगी for recording the regions recording the writing after recording the regions in writing। वहाँ पे उसके संबंध में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो भी आपने उसके राइटिंग में आपको जो आपने जो रीजन दिए थे उसके संबंध में, उन रीजन्स को रिकॉर्ड कर लेगी साथ में। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट नो सच एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। वो जो एप्लीकेशन आपने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को दी है, वो तब तक रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक कि अप्लीकेंट हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। उसके लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कंसर्न पर्सन को, यदि वो उसे रिजेक्ट करती है। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सर्टिफाइंग, मतलब आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए जो भी एप्लीकेशन देंगे, तो ये आपका एक प्रोसीजर बताया गया है जो सेक्शन 35 के अंदर जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 35 इज डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको बताया, तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि जो चैप्टर A7 है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से डील करेगा, इसके लिए प्रोविजन आप देखेंगे सेक्शन 35 से सेक्शन 39 तक सारे के सारे इसी से संबंधित प्रोविजन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है दैट इज द चैप्टर नंबर 9, दैट इज डीलिंग विद द पेनल्टीज कंपनसेशन एंड जुडिकेशन। यदि आप देखते हैं कि आप जो आईटी एक्ट है, इसके अंदर आप जब देखते हैं कि पनिशमेंट की बात की जाती है, तो आईटी एक्ट के अंदर दो तरह के रोंग आपको देखने को मिलते हैं। एक ऐसे रोंग है जहाँ पे केवल कंपनसेशन का प्रावधान है, और दूसरे वो रोंग है जहाँ पे पनिशमेंट और फाइन का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनको सिविल कैटेगरी में लिया जा रहा है, और दूसरे ऐसे जो क्रिमिनल समझे जा रहे हैं।
इफ वी टॉक अबाउट द आईटी एक्ट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस वेयर देयर इज ओनली कंपनसेशन, जहाँ पे केवल कंपनसेशन का प्रावधान है। तो ऐसे जो प्रोविजन है वो आप देखेंगे तो सेक्शन 9 जो इसका जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 इज डीलिंग विद द पेनल्टीज एंड कंपनसेशन एंड एजुडिकेशन प्रोविजंस, दैट इज चैप्टर सेक्शन 43 to 47। इसके जो चैप्टर 43 से लेकर 47 तक जो आपके जो सेक्शन है इसके आईटी एक्ट के, वहां पे केवल आप देखेंगे तो उनके संबंध में जो रोंग आप यदि कमिट करते हैं आईटी एक्ट के तहत, तो वहां पे केवल आपको कंपनसेशन का प्रावधान दिया गया है, वहां पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है। If we talk about the section 43, section 43 provides that if any person without any permission of the owner or any other person without who is in the charge of computer और कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम, कि सेक्शन 43 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की परमिशन के बिना जो उस कंप्यूटर का मालिक है उसके कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करता है, एक्सेस जो सिक्योर्स एक्सेस सच कंप्यूटर, या तो उसको एक्सेस करता है या उसको सिक्योर कर, मतलब उसको उसकी सिक्योरिटी को तोड़ के उसके अंदर एक्सेस करता है, तो ऐसी स्थिति में उसने सेक्शन 43 के अंदर एक तरह से रोंग कमिट करा है। ही हैज कमिटेड रोंग अंडर सेक्शन 43, तो वहां पर उसको कंपनसेशन का देना पड़ेगा। इफ टॉक अबाउट द सेक्शन 43A, यदि हम सेक्शन 43A की बात करते हैं तो सेक्शन 43A सेज दैट इफ ए पर्सन फेल्स टू प्रोटेक्ट द डेटा, जहाँ पे एक डेटा को प्रोटेक्ट करना किसी कंपनी की ड्यूटी है और वो कंपनी उस डेटा को प्रोटेक्ट करने में असफल रहती है, देन दैट कंपनी विल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन, उस कंपनी को फिर वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। If we talk about the section 44, section 44 says that section 44 ये कहता है if a person fails to file return, एक व्यक्ति का अधिकार का एक ड्यूटी बनती थी कि आपको मतलब एक रिटर्न फाइल करनी थी और आप उस रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, देन 1,50,000 कंपनसेशन विल बी गिवन, 1,50,000 रुपये का कंपनसेशन देना होगा और 5,000 से लेकर 10,000 तक पर डे की आपको एक तरह से फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो ये प्रावधान आपको सेक्शन 43(4) के अंदर दिया गया है। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 45, दैट इज डीलिंग विद द अदर वायलेशंस टेक प्लेस, यदि कोई इसके अलावा कोई और वायलेशन होता है तो उसके संबंध में 2,50,000 रुपये तक का फाइन का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शन 43 से लेकर 47 तक वो प्रोविजन है देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन, वहाँ पे केवल कंपनसेशन का प्रावधान है, वहाँ पे पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो सेक्शन जो नेक्स्ट आपका जो इसका जो पार्ट है दैट इज चैप्टर 11। यदि आप चैप्टर 11 की बात करते हो तो चैप्टर 11 के अंदर इसी से संबंधित ऑफेंसेस की बात की गई है, आईटी एक्ट से संबंधित ऑफेंसेस की बात की गई है, जहाँ पे सजा का प्रावधान है जो क्रिमिनल के एक्ट के तहत माने जाएंगे, क्राइम समझे जाएंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 78 तक आप यदि कोई भी क्राइम करते हैं आईटी एक्ट के तहत तो वहाँ पे आपको सजा का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन 65 इज डीलिंग विद द टेम्परिंग विदाउट आवर परमिशन, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी के परमिशन का कंप्यूटर यूज कर रहा है और उसको अंदर टेम्परिंग करता है या उनकी कोई फाइल डिलीट कर देता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 65। सेक्शन 65 के तहत वो ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल होगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 66, दैट इज डीलिंग विद द, वहाँ पे जो सेक्शन 66 आप बात करेंगे तो सेक्शन 66 जो है यदि आप देखते हैं तो सेक्शन 66 के जो प्रावधान है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 66 डील्स विद द अटेम्प्ट टू हैक बाय टेम्परिंग विद डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कोई भी व्यक्ति किसी के कंप्यूटर को हैक करके उसके अंदर टेम्परिंग करता है डेटा के साथ तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 65। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 65 ने तो ये कहा था कि अटेम्प्ट टू टेम्पर विद द परमिशन विद द कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स के साथ आपने उसने एक्सेस करी उसके बाद उसके अंदर डेटा के अंदर टेम्परिंग की थी। बट सेक्शन 66 के अंदर अटेम्प्ट टू हैक बाय टेम्परिंग, कि हैक करके उसके अंदर तब टेम्परिंग की गई है डेटा के अंदर, तो वो सेक्शन 66 की कैटेगरी में ऑफेंस माना जाएगा। तो सेक्शन 65 से द टेम्परिंग विद द कंप्यूटर रिसोर्स डॉक्यूमेंट, और इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 66 दैट इज डीलिंग विद द कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, हैकिंग करके उसके अंदर टेम्परिंग की गई है।
तो वो सेक्शन 66 के अंदर ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल होगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 66A, सेक्शन 66A डीलिंग विद द पेनल्टी प्रोविजंस फॉर द सेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू द कम्युनिकेशन सर्विस। यदि कोई व्यक्ति एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेस्ट्रिक्टेड मैनर की है, जिसको रोका जा रहा है कि भी इसको आपको इस तरह इंफॉर्मेशन को नहीं भेजना, यदि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए, तो ऐसी स्थिति में डेट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 66A ऑफेंस, दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 66A। तो वो सेक्शन 66A के तहत ऑफेंस समझा जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 66B, that is dealing with the penalty for the wrongfully obtaining stolen information from the computer। कोई भी व्यक्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति की परमिशन के यदि किसी की इंफॉर्मेशन को स्टोल कर लेता है, चोरी कर लेता है, पेनल्टी फॉर wrongfully obtaining stealing information from the computer, कि wrongfully यदि गलत तरीके से वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है, स्टील की गई है किसी की इंफॉर्मेशन, तो ऐसी स्थिति में डेट विल बी ट्रीटेड अंडर ऑफेंस अंडर सेक्शन 66B। तो वो 66B के तहत ऑफेंस समझा जाएगा। सेक्शन 66C डील्स विद द पेनल्टी फॉर स्टीलिंग समवन्स आइडेंटिटी। किसी की आइडेंटिटी को यदि आप चोरी करते हैं तो वहां पे वो सेक्शन 66C के तहत ऑफेंस समझा जाएगा। सेक्शन 66D is dealing with the penal provisions for accessing the personal data of any person with the help of computer by concealing his identity। तो वहां पे किसी की आइडेंटिटी को चुरा कर, आपने किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करके, कि चोरी करके वहां पे किसी की कंप्यूटर डेटा, पर्सनल डेटा के अंदर एक्सेस की है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 66D। सेक्शन 66CE इज डीलिंग विद द प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। यदि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू यदि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, वायलेशन करते हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 66E, दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस। सेक्शन 66F दैट इज डीलिंग विद द प्रोविजंस फॉर द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। जैसे कि आपको पता है कि साइबर टेररिज्म आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है, उसके संबंध में प्रोविजन आप देखेंगे तो सेक्शन 66F के अंदर दिए गए हैं, और उसके लिए आप देखेंगे तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। तो सेक्शन 66F इज डीलिंग विद द प्रोविजंस फॉर द पनिशमेंट फॉर द साइबर टेररिज्म। If we talk about the section 67, that is dealing with the provisions relating to the publication of objectionable information। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है, दैट इज ऑफेंस अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 67। वो सेक्शन 67 के तहत ऑफेंस समझा जाएगा। सेक्शन 67A इज डीलिंग विद द पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सर्विसेज सेक्सुअल और ऑब्सीन इंफॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित सेक्सुअल या ऑब्सीन इंफॉर्मेशन को यदि पब्लिश कर रहा है और उसकी जानकारी के बिना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दैट विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 67A। तो दिस मीन्स ऑब्सीन या कोई सेक्सुअल इंफॉर्मेशन यदि जो आपको पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी, यदि आपने की है, तो वहां पे वो ऑफेंस समझा जाएगा सेक्शन 67A के तहत। If you talk about the section 67B, that is dealing with the publication or transmitting objectionable material or by electronic means in that is relating to any children। किसी भी बच्चे से संबंधित, मतलब कोई ऑब्सीन मटेरियल, जो कोई मतलब गलत मटेरियल, ऑब्सीन मटेरियल जो कोई पब्लिश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 67B, दैट विल बी ऑफेंस। सेक्शन 67C डीलिंग विद द penalty for interception of or withholding the information by arbitrator। यदि आप किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू किसी की इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करते हैं या विदहोल्ड करते हैं, दैट विल बी ऑफेंस अंडर सेक्शन 67C। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 70 इज डीलिंग विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिक्योर कंप्यूटर्स। किसी भी सिक्योर कंप्यूटर के अंदर यदि आप अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, गलत तरीके से उसके अंदर एक्सेस कर लेते हैं, तो वहां पे दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 70। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 69, दैट इज डीलिंग विद द वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर एट द केस मे बी is satisfied that is necessary or expedient to do so in the interest of sovereignty or integrity of the India, or preventing the incitement or the commission of the offence, cognizable offence relating to above investigation of any offence। तो ऐसी स्थिति में
बाय रिकॉर्डिंग द रीजन्स इन राइटिंग, यदि उसके रीजन्स को रिकॉर्ड करके राइटिंग में, एनी एजेंसी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिस्क्रिप्ट एनी मटेरियल। क्या आपको पता है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या मतलब वहाँ पे यदि उसे ये लगता है कि यदि हमारे देश की सोवनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए किसी भी मटीरियल को यदि इंटरसेप्ट करना जरूरी है, किसी की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं उसको हमें लेनी होगी वो इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो उसकी किसी भी व्यक्ति से संबंधित इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और डिस्क्रिप्ट कर सकती है। उसको ये पूरी मतलब एक तरह से मतलब उसको जो जो एजेंसी है उसको छूट दी जा रही है कि आप किसी भी व्यक्ति से संबंधित यदि देश की सोवनिटी या इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, तो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे सकती है कि वहां पर उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिस्क्रिप्ट किया जाए। If we talk about the section 71, that is dealing with the misrepresentation of data or figures, किसी से संबंधित डेटा या फिगर्स को यदि आप मिसप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, that is offensible under section 71. If we talk about the section 72, that is dealing with the provisions relating to the breach of mutual trust, यदि आप किसी के म्यूचुअल ट्रस्ट या प्राइवेसी को भंग करते हैं तो दैट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 72. If we talk about the section 72, that is dealing with the provisions concerning the disclosure of information in contravention of the terms of the contract. यदि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं करूंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी क्राइम अंडर द सेक्शन 72A. वो क्राइम की कैटेगरी में शामिल होगा. If we talk about the section 73, that is dealing with the publication of fake digital signature. यदि किसी के फेक डिजिटल सिग्नेचर को पब्लिकेशन किया जाता है, दैट विल बी ऑफेंसेबल अंडर सेक्शन 73. वो 73 के अंदर ऑफेंसेबल होंगे. If we talk about the section 75, that is dealing with the extra territorial operation. section 75 वो extra territorial operation के बारे में बात करता है. Extra territorial operation of the act is provided for by enacting the provisions of the act applied to any offence or contravention committed outside India also by any person, irrespective of the nationality. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से देश का नेशनल है. If the act or conduct in question involves a computer system or computer network located in India, कोई भी व्यक्ति जो बाहर किसी विदेश में बैठ के इंडिया और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसके साथ कोई क्राइम कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, साइबर फ्रॉड कर रहा है, कोई भी गलत तरह का कोई इस तरह के ऑफेंस कर रहा है जो आईटी एक्ट के तहत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पे उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन मानी जाएगी. वहां पे वो व्यक्ति जो बाहर बैठे होकर क्राइम कर रहा है वो भी आईटी एक्ट के तहत दोषी माना जाएगा. तो यहाँ पे सेक्शन 75 जो वो आईटी एक्ट को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन देता है. वो ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर बैठ के यदि कोई क्राइम करता है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के साथ जो इंडिया के अंदर है, तो दे विल बी डेल्ट अंडर सेक्शन चैप्टर आईटी एक्ट. वो चैप्टर आईटी एक्ट के तहत उनको कहीं ना कहीं पनिश किया जा सकता है. If you talk about the next section, that is section 78. Section 78 of the IT Act says that a police officer of the rank of inspector has the power to investigate in such cases. कोई भी पुलिस ऑफिसर जो जिसका रैंक जो है इंस्पेक्टर से कम ना हो, मतलब जो इंस्पेक्टर के जो रैंक का है, उसको ये पावर दी गई है कि वो इनसे संबंधित जो भी केसेस मैंने आपको बताया इनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. तो दीज आर द सर्टेन सेक्शंस ऑफ द आपके ये मैंने सारे के सारे जो सेक्शन बताए ये आपके सारे पूरे के पूरे आईटी एक्ट से संबंधित थे. ये मैंने केवल वो सेक्शन बताए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.